जय हिंद प्यारे छात्रों, आज आपका इस क्लास में स्वागत है। आप सभी छात्र का एग्ज़ाम चल ही रहा है, जिसमें आपका कल का जो पेपर है वो डिजीज़ ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, मतलब फील्ड क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इसमें दोनों आपको पढ़ना है। और इससे डिजीज़ और डिजीज़ का मैनेजमेंट, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो बेटा इसमें क्रॉप में देखते हैं, सबसे पहला आपका है शुगर केन। शुगर केन का एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। हम कुछ कॉमन डिजीज़ पे ही चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, ये है रेड रट ऑफ शुगर केन। मतलब इसको हम हिंदी में जैसे आप कहते हैं कि लाल सड़न रोग, तो नाम से ही कि लाल सड़न रोग। इसके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह रोग भारत के उन सभी क्षेत्रों में ये रोग का प्रकोप दिखता है जहाँ पर गन्ने की खेती होती है मुख्य रूप से। तो गन्ने का एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में इस रोग का प्रकोप आपको दिख जाएगा। तो इसको हम भी कह सकते हैं कि यह एक विश्वव्यापी रोग है। 1893 में वेंट नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया था। भारत में बटलर, E.G. बटलर, जिनको हम फादर ऑफ पैथोलॉजी भी कहते हैं, इंडियन फादर ऑफ पैथोलॉजी, उन्होंने 1906 में इस रोग का विस्तृत तौर पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया। देखो बेटा, मेन चीज़ है क्या क्या आपको डिजीज़ में जानना है। बहुत सारे डिजीज़ क्रॉप हैं, आपको कई सारे हैं। एक टेबल बनाकर अगर आप रखे होंगे या रट लेंगे थोड़ा सा, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे किसी भी डिजीज़ का कॉमन नेम हो गया, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका सिम्टम्स, कुछ मैनेजमेंट और कंट्रोल और फेवरेबल इन्वायरमेंट, इतना आपको बेटा हर डिजीज़ में देखना है, वो आपके लिए कॉमन है। तो सिम्टम्स में अगर देखेंगे इस रोग के, तो इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम आप देखेंगे तो इस रोग का लक्षण वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जुलाई से ही इसका लक्षण प्रमुख तौर पर दिखाई देने लगता है। लक्षण क्या होता है कि पौधे का जब बढ़वार है वो रुक जाता है। और गन्नों में आप जानते हैं कि गन्नों में जो शर्करा पाई जाती है उसको सुक्रोज कहते हैं। तो सुक्रोज यहाँ पर जब बनना प्रारंभ होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा भी धीरे धीरे घटने लगती है। बाह्य तौर पर अगर देखें कि पत्तियों पर अगर इसका लक्षण देखेंगे तो पत्तियों पर धब्बे या लाल रंग के, कत्थई रंग के आप देखेंगे कि लाइनें जैसे उसमें दिखाई देंगी। और पत्ती के तीसरी या चौथी पत्ती आप देखेंगे तो मुरझाना या सूखने लगेंगी। और कुछ दिनों बाद पूरी की पूरी पत्तियां ये सूखने लगेंगी, या कह सकते हैं कि पत्तियां भी फीके पड़ करके और सूखने लगती हैं। ये चीज़ भी इसमें दिखाई देता है। और धीरे धीरे करके फिर गन्नों का उत्पादन, या आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। जो संक्रमित पत्ती हैं, मैंने बताया कि लाल रंग के उसमें धब्बे या ऐसे भाग दिखाई देते हैं। इसके अंदर अगर गन्ने को देखें, गन्ने को अगर पटकते हैं तो उसमें अंदर एक लाल पूरा धारी बन जाता है, अंदर से गन्ना खोखला हो जाता है और इस तरीके से उस चूर्ण की भांति, पाउडर की भांति पूरे गन्ने में फैल जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे, रोग कारक, भाई कोई भी रोग फैलता है उसके लिए मीन्स रोग का फेवरेबल कंडीशन और मतलब इन्वायरमेंट और पैथोजन, होस्ट और टाइम, मीन्स जिसको बोलते हैं डिजीज ट्रैंगल। तो इसमें सबका होना आवश्यक है। होस्ट मतलब जैसे प्लांट में जैसे शुगर केन क्या है, होस्ट है। कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब कारक, कोई ना कोई, जब तक कारक नहीं होगा तब तक रोग बेटा उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो उसके लिए कारक की भी आवश्यकता है। तो इसमें जैसे कोलेस्ट्रो, ट्राइकम और प्लेक्ट्रम, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो प्रमुख तौर पर इस रोग को फैलाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका क्लास क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, ये चीज़ भी आप देख सकते हो। आपके सिलेबस में वैसे लाइफ साइकिल इसका नहीं दिया है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कवक वगैरह, ये सब फंजाई वगैरह ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो। इसमें आपको उसका बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। जैसे इसमें कोनिडिया होता है, फिर उसका जर्मिनेशन होता है, फिर जर्म ट्यूब्स बनाता है, माइसीलियम का निर्माण करता है और इस तरीके से पूरा रोग एक डेवलप कर लेता है। डिजीज साइकिल बेटा इसमें होता है कि डिजीज साइकिल, रोग का चक्र, जैसे रोग एक कह सकते हैं पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में वो मुख्य रूप से डेवलप होने लगता है। और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो ज़्यादातर सीड के माध्यम से आता है। क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि गन्ने की जो बुआई होती है वो सेट से होती है, मतलब गन्नों को टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके वो उससे बोया जाता है। तो ये रोग से प्रभावित गन्ना रहता है और फिर जब आप अगले जनरेशन के उसको बोते हैं तो उसका फिर रोग का प्रकोप वहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो उसका कोनिडियो होता है, जो स्पोर्स होता है, उसका विंड या इंसेक्ट या वाटर, इन सब के द्वारा वो ट्रांसफ़र होता रहता है। फेवरेबल कंडीशन की अगर बात करते हैं तो फेवरेबल कंडीशन ये लगातार इसका कह सकते हैं कि वृद्धि करता रहता है। और इस तरीके से जहाँ पर
जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है, आर्द्र कंडीशन होता है, बारिश ज़्यादा होती है, तराई क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। मैनेजमेंट की बात करते हैं। दो चीज़ होता है बेटा, मैनेजमेंट और कंट्रोल। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई रोग पहले से अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो उसका रोग का प्रकोप ही नहीं होगा, मतलब उसमें आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जहाँ तक हो सके अगर रोग बहुत ज़्यादा हो बुआरी में तो पेड़ी नहीं लेना चाहिए और खेत में उचित जल प्रबंध करना चाहिए, जिससे इस रोग का प्रकोप कम फैले। उर्वरक जो भी है उसको एक कंट्रोल मात्रा में ही दें और ज़्यादा मात्रा में ना दें। बीज के लिए जो गन्ना आप उपयोग करें वो रोग रहित हो, एक ही किस्म को लगातार ना बोएं और गन्ने को टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना चाहिए और टुकड़ों में करते समय जो आप रोग ग्रसित सेट्स को देखें उस टुकड़ों को बाहर फेंक देना चाहिए, ये भी करना चाहिए। अगर खड़ी फसल में भी आपको दिखता है गन्ना तो उस रोगी पौधे को तुरंत वहाँ से उखाड़ कर जला देना चाहिए, हटा देना चाहिए। फसल की कटाई के बाद जो भी उसका अवशेष बचे उसको एकत्रित करके जला दें, वहाँ से हटा दें। और फिर गन्ने को बोते समय उसको अच्छे तरीके से हो सके तो बोर्डो मिक्सर के द्वारा उपचारित कर लें और उपचारित करके तब गन्ने को बोएं। और बेटा ऐसे ध्यान देना है कि जो प्रतिरोधी किस्में हैं उन किस्मों को बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारी रेजिस्टेंट सीडें आती हैं, उन सीड को भी अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगला डिजीज आपका है जैसे साइट्रस कैंकर। ये भी नींबू का बहुत ही घातक रोग है, साइट्रस कैंकर, इसका नाम ही है साइट्रस कैंकर, बहुत ही घातक रोग है। तो इसको नींबू का महामारी या खर्रा रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये भी देश के उन सभी क्षेत्रों में इसका प्रकोप होता है जहाँ पर खेती होती है नींबू की। इसका भी सिम्टम्स अगर देखें तो ये भी वृक्षों के जो पुरानी टहनियाँ या कांटें शाखाओं पर इनका लक्षण देखने को मिलता है। प्रथम लक्षण इसका पत्तियों के ऊपर छोटे गोले और जलमय तरीके से धब्बे दिखाई देने लगते हैं। धब्बे भूरे रंग के होते हैं और इसे दिखाई देते हैं। जब इसका प्रकोप अधिक हो जाता है तो इसका प्रकोप फलों के ऊपर भी दिखाई देता है। फल के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो कैंकर मतलब ऊपर का जो आप कह सकते हैं कि टिश्यू होता है नींबू का वो धीरे धीरे ऊतक होता है, वो क्षय होने लगता है, सड़ने लगता है। और फसल में क्या होता है कि खुरदुरेपन उसमें दिखाई देते हैं, अनियमित आकार के उस पर धब्बे उब्बे भी दिखाई देते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो अगर तो इसका ज़ेंथोमोनास कंप्यूटिस्टिस इसका एक कह सकते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। सिस्टमेटिक पोजीशन में अगर देखेंगे तो इसका प्रोकैरियोटिक इसका कह सकते हैं कि क्या होता है किंगडम होता है, ऐसे डिवीज़न और इसका क्लास ये सभी। अगर देखेंगे डिजीज साइकिल तो आप जानते हैं कि नींबू एक बहुवर्षीय पौधा है और इसके कारण जीवाणु संक्रमित विभिन्न कई वर्षों तक ये फसलों के ऊपर जिंदा रहते हैं। जब भी इसका लक्षण ये कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष इसमें लगा रहता है और इस तरीके से जो मृदा में भी लगभग बताया जाता है कि 52 दिन तक इसके जो स्पोर्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं। इसके लिए अगर फेरेबल कंडीशन की बात करें तो फेरेबल कंडीशन में प्रमुख तौर पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इनके लिए बड़ा अच्छा होता है, अधिक जहाँ आर्द्रता होता है वहाँ के लिए। और इस तरीके से इनके लिए फेरेबल कंडीशन माना जाता है। मैनेजमेंट में इस रोग की रोकथाम के लिए आप जैसे नींबू के लिए जो भी नए उद्यान अगर लगाने हो तो रोग मुक्त पौधों को या आप कह सकते हैं कि जो रूट स्टॉक हो उसको लगाना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर हो सके तो रूट स्टॉक को आप बोर्डो मिक्सचर में अच्छे तरीके से उसको उपचारित कर लें और उपचारित करके तब इसको लगाएं। रोगग्रस्त टहनियों की कटाई छटाई गर्मियों में कर देना चाहिए और जो भी उसकी टहनी हो उसको एकत्र करके और जला देना चाहिए। इस रोग का अगर देखें कि जो प्रसार होता है जो फैलता है वो वर्षा ऋतु में इसका अधिक होता है। तो मानसून प्रारंभ होने से पहले बोर्डोस मिक्सचर का कह सकते हैं कि छिड़काव पौधों पर अच्छे तरीके से कर दें या नीम की खली वगैरह ये सब इस सब का भी छिड़काव कर दें। लूज स्मेट ऑफ व्हीट ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज है और ये भी संसार के उन सभी क्षेत्रों में रोग फैलता है जहाँ पर गेहूं की खेती होती है, वहाँ के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि कॉमन डिजीज है। इसका भी सिम्टम्स अगर देखें तो इस रोग के लक्षण पौधों के बाली के बाहरी भाग पर दिखाई देता है और बालियों में जहाँ पर दाने की जगह पर काले चूर्ण भर जाते हैं, ये इसका एक प्रमुख लक्षण आप जान सकते हैं बेटा। और बालियाँ वहाँ पर कह सकते हैं कि छोटी रह जाती हैं, दाने नहीं बन पाते हैं, पौधे भी प्रभावित होते हैं, उत्पादन बहुत घट जाता है। और इस तरीके से इसका एक सामान्य लक्षण ये पौधों में दिखाई देता है।
उसके बाद इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो स्टिलागो और स्टेजम टिट्साई, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम रोग कारक कहते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन है। डिजीज साइकिल आपको देखना है क्योंकि लाइफ साइकिल आपको विशेष जानना नहीं है। तो डिजीज साइकिल जो होगा या एक क्या होता है कि बीजोड़ रोग होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये सीड बॉर्न डिजीज़ है और इसका एम्ब्रियो इन्फेक्शन द्वारा ज़्यादातर ये रोग होता है और इस तरीके से इसका प्रकोप फैलता रहता है। तो संक्रमित जो बीज होता है तो जब वो अंकुरण करता है उस समय इसका जो सुषुप्तावस्था उस समय सक्रिय हो जाता है, मतलब जब बीज डॉर्मेंसी पीरियड में होता है ये रोग काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होकर के और फैलने लगता है। अगर देखें इसका फेरेबल इन्वायरमेंट तो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसका मैनेजमेंट जो भी प्रमाणित बीज हो उसी को बोना चाहिए। बीज को बोने से पहले, क्योंकि सीड बॉर्न डिजीज है तो इसको बीज को बोने से पहले अच्छे तरीके से, चाहे बीटाबैक्स हो या बाबिस्टीन हो, कोई भी फंजीसाइड कवकनाशी दवा हो, उसे 2.5 ग्राम प्रति केजी के दर से अच्छे तरीके से उपचारित कर लेना चाहिए। या फिर गर्म पानी में भी अगर हो सके तो उससे भी आप उपचारित कर सकते हैं। या फिर सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, मतलब आप धूप में अच्छे तरीके से सुखा करके भी आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। काफ़ी मात्रा में इसको पतले फैला करके और धूप में अच्छे तरीके से 3-4 दिन तक इसको सुखा लें। जो भी खेत में बालियाँ निकलती समय जो ऐसा अगर रोग अगर आपको दिखाई दे तो उन बालियों को या तो डिस्ट्रॉय कर दें या तो उसको पॉलीथीन से ढक दें और जो भी क्रॉप रोटेशन अपना लें। और यहाँ पर देखें जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी हों, जो रोगरोधी किस्में हों, उन्हीं किस्में को उगाना चाहिए। ऐसे मटर का अगर आप देखेंगे तो मटर का किट रोग, पी रस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो जो पूरे संसार में आप कह सकते हैं जहाँ जहाँ पर मटर की खेती होती है वहाँ पर इस रोग का प्रकोप दिखाई देता है। इस रोग में भी अगर आप देखेंगे तो लक्षण पौधों पर जनवरी से लेकर के मार्च तक इसके लक्षण प्रकट होने दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों पर, तनों पर, फलियों पर, इन सब पे इसका लक्षण प्रमुख तौर पर दिखाई देता है। पत्तियों पर देखेंगे तो गोल या अंडाकार के भूरे रंग के चूर्ण जैसे भाग दिखाई देने लगते हैं और फसल पकने तक ये हरे और भूरे और काले रंग के भी हो जाते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म अगर आप देखेंगे तो इसका रोग यहाँ पर क्या होता है, यूरोमाइसिस नामक कवक के द्वारा यह रोग फैलता है और इस रोग का हम कह सकते हैं कि ये आपका सिस्टमेटिक पोजीशन, लाइफ साइकिल, इसका प्रमुख तौर पर अगर आप मैनेजमेंट भी देखेंगे तो मैनेजमेंट भी लगभग वही सब अपनाते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं। उसमें जैसे कह सकते हैं क्रॉप रोटेशन अपना करके, सीड ट्रीटमेंट करके, ये सब उसका मैनेजमेंट होगा। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, जो पाउडरी मिल्ड्यू ये भी एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और डिस्ट्रीब्यूशन सभी क्षेत्रों में भी फैला जाता है। तो पौधों की प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले पत्तियों पर इसका संक्रमण दिखाई देता है। रोग का शुरुआत आप कह सकते हैं कि पत्तियों पर धब्बे, वहीं से लक्षण इसके दिखाई देने लगते हैं। तो धारीदार यहाँ पर धब्बे पत्तियों के ऊपर बने रहते हैं। सफ़ेद चूर्ण धब्बे भी परजीवी कवक जाल या कोनिडियो के रूप में भी इसमें उपस्थित हो जाते हैं। इनका रुख जो बाद में जाकर के रंग धूसर वगैरह हो जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एरिसाइफी ग्रेमनिस, इसका कॉजल टिट्साइस का टिट्साइस की वैरायटी होती है जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है। कॉजल ऑर्गेनिज्म बेटा सबका इसमें रट लेना। मैनेजमेंट भी उसी तरीके से लगभग। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जिससे कारण आयरलैंड में लगभग भीषण अकाल भी पड़ गया था। 1845-40 में पड़ा था। तो बहुत पूरी की पूरी फसल इससे नष्ट हो जाती है। पूरा कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से इसका प्रकोप कर दिया जाता है। इसका कंट्रोल नहीं, मैनेजमेंट ही कर सकते हैं। इसका भी सिम्टम्स, रोग के लक्षण पहले फूल आने से पहले अनुकूल वातावरण में लगभग प्रकट होते हैं। पत्तियों पर वृत्ताकार अनियमित आकार के, इसमें हल्के पीले रंग के वाटर स्ट्रोक जैसे इसमें धब्बे पत्तियों की निचली सतह पर, इसलिए जल्दी कोई पहचान भी नहीं पाता, शुरू होता है। और यह जो लक्षण होता है वो पत्तियों के किनारे से शुरू होता है। नम जलवायु वाले क्षेत्रों में इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है। वहीं से आप कह सकते हैं इसका प्रकोप तेज़ी से फैलता है। जैसे थोड़ा बदली जैसा कंडीशन होता है, पाला जैसे गिरने वाला कंडीशन होता है, उस समय ये बहुत तेज़ी से, और इसमें फिर जो पत्तियों के धब्बे हैं देखते ही देखते पूरे पत्ती और तने और जड़ तक पूरे पौधे को ये सुखा देता है 2 से 3 दिन तक। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म रहता है। इसका भी मैनेजमेंट सीड ट्रीटमेंट करके और या फिर पहले ही डाइथेनियम 45 वगैरह का छिड़काव करके उससे भी आप कर सकते हैं। ऐसे पाउडरी मिल्ड्यू आप भी, इस रोग का भी लक्षण आप देख सकते हैं कि धब्बे
और छोटे छोटे चिट्टीदार के रूप में भी ये दिखाई देते हैं, भी कवक जाल के रूप में ही रहते हैं। इस तरीके से इसका मैनेजमेंट और कॉजल ऑर्गेनिज्म वही है, साइट्रस कैंकर भी है। ये भी बेटा साइट्रस कैंकर उसके ऊपर बता भी चुके हैं, जो रोग प्रमुख तौर पर फैलता है। तो इसमें मेन चीज़ बेटा आपको क्या क्या जानना है, तो इससे डिजीज साइकिल क्या है, उसके बाद में इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका लक्षण मतलब सिम्टम्स क्या है, और इस तरीके से और फिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये आपको बेटा प्रमुख तौर पर पढ़ लीजिए। कल के एग्ज़ाम के लिए लगभग आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है।